हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे किस तरह से एलिमेंट्स का पीरियोडिक क्लासिफिकेशन किया गया था। तो देखिए, वर्तमान में जो पीरियोडिक टेबल्स है उसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स कहा जाता है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स इसलिए कहा जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि इससे पहले भी कोई ना कोई पीरियोडिक टेबल्स बना होगा, उसके बाद मॉडिफाई होकर के अब न्यू पीरियोडिक टेबल्स यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स बना है। तो ये वाला जो पीरियोडिक टेबल्स है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स है। अब हम बात करेंगे इस वीडियो में साइंटिस्ट ने किस तरह से संघर्ष किया था और अभी के जो वर्तमान में जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स है वहां तक पहुंच पाया। तो देखिए, जैसे कि हमने डिस्कस कर चुके हैं कि 1779 में पहली बार एंटोनियो लेविसियर ने एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन किया था। मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड गैसियस मेटल्स, अर्थी एलिमेंट्स, इन सब का सबसे पहले 1789 में एंटोनी लेविसियर्स ने इसका क्लासिफिकेशन किया था, जितने भी नॉन एलिमेंट्स थे उस टाइम में। उसके बाद क्या हुआ कि 1803 में जॉन डाल्टन ने रिलेटिव एटॉमिक वेट का कॉन्सेप्ट को पब्लिश किया था, जिसे अभी एटॉमिक मास कहते हैं। ये जो एटॉमिक मास का जो कॉन्सेप्ट है, जो जॉन डाल्टन ने 1803 में इसका कॉन्सेप्ट दिया था, उसी को आधार मानकर एलिमेंट का क्लासिफिकेशन का दौर शुरू हो जाता है। क्योंकि उस समय में साइंटिस्ट के द्वारा नए नए एलिमेंट्स का खोज हो रहा था और उसको सही तरह से स्टडी करने के लिए उसको एक श्रेणी, एक सारणी में रखना बेहद जरूरी था। इस वजह से एलिमेंट का क्लासिफिकेशन का एक दौर शुरू होता है। बहुत सारे साइंटिस्ट इसमें प्रयास करते हैं। उसमें सबसे पहले जो कोशिश किया था एलिमेंट्स को क्लासिफिकेशन करने के लिए, उसमें पहला साइंटिस्ट था जिसका नाम था J.W. डोबेर्नर। डोबेर्नर एक जर्मन का केमिस्ट था। उन्होंने पहली बार प्रयास किया किस तरह से एलिमेंट को क्लासिफाई किया जाए। तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया इसके लिए। ही अरेंज एलिमेंट्स विथ सिमिलर प्रॉपर्टी इन द ग्रुप्स ऑफ 3 कॉल्ड ट्राइड। उन्होंने 3 एलिमेंट्स का एक ग्रुप बनाया और उसका नाम ट्राइड रखा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये डोबेरियर्स का ट्राइड्स है, जिसमें कि आप यहाँ पे 3 ग्रुप यहाँ पे देख सकते हैं। एक है लिथियम, कैल्शियम और क्लोरीन वाला। यहाँ पे इन्होंने 3 एलिमेंट को एक साथ लिया। इसमें ग्रुप में 3, इस ग्रुप में 3 और इस ग्रुप में 3। ये जो क्लासिफिकेशन था एटॉमिक मास के बेस पे था। और ये जो ट्राइड जो था, ये क्या था? ए ट्राइड ऑफ द एलिमेंट ऑफ द ग्रुप 3 element arranged in the order of increasing atomic mass such that the groups of such element have similar physical and chemical properties। अब देखिए, यहाँ पे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम है। इसके अनुसार जो सेंट्रल एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास अदर 2 एलिमेंट के अर्थमेटिक मीन के बराबर होगा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का एटॉमिक मास दिया हुआ है 6, 22, 39। अगर इनका अर्थमेटिक मीन अगर निकाला जाए तो ये इसके बराबर यानी सोडियम के बराबर होगा। और इस ग्रुप में जो भी एलिमेंट होगा इसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज बराबर होगा। सेम इसके साथ भी यही हुआ। कैल्शियम वाले में यहाँ पे कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 है
स्ट्रोंटियम का एटॉमिक मास 87.6 है, बेरियम का 137.3 है। अब जो ये सेंट्रल एलिमेंट है Sr, इसका जो एटॉमिक मास होगा इन दोनों के अर्थमेटिक मीन के बराबर होगा। और इस ग्रुप में जो भी एलिमेंट है ये तीनों, इसका केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी बराबर होगा। पहली बार ये साइंटिस्ट डॉबिर्नर ने ये कॉन्सेप्ट दिया था एलिमेंट को क्लासिफिकेशन में, लेकिन इनका ये कॉन्सेप्ट फेल हो गया। अब ये फेल क्यों हुआ इसका कॉन्सेप्ट देखिए, इन्होंने जो ये कॉन्सेप्ट दिया था ट्राइड वाला, वो केवल 9 एलिमेंट पर ही लागू हुआ था। उसके बाद वाले एलिमेंट पे ये नियम नहीं लागू हुआ। इस वजह से इनके जो क्लासिफिकेशन था इसके अंदर लिमिटेशन था, यानी 9 एलिमेंट के बाद जितने भी एलिमेंट्स था उस पे ये रूल लागू नहीं हो रहा था। इसलिए इनका जो ये रूल था, कॉन्सेप्ट था, उसको रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद आता है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड्स जो थे वो ब्रिटेन का एक केमिस्ट थे। इन्होंने एलिमेंट को क्लासिफिकेशन करने में थोड़ा सा वर्क किया। एक्चुअली में ये जो व्यक्ति थे ये म्यूजिक लविंग थे, यानी म्यूजिक से इनको बहुत प्यार था और ये पियानो वगैरह जो कुछ था ये बजाते रहते थे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को। इसी के आधार पे इन्होंने एक नियम बनाया एलिमेंट के क्लासिफिकेशन के लिए। अब वो नियम क्या है वो हम थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, न्यूलैंड्स ने 1865 में एलिमेंट के क्लासिफिकेशन के लिए लॉ बनाया था। इन्होंने कहा था कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको उसके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर लगाया जाए तो हर 8वें एलिमेंट का प्रॉपर्टी पहले एलिमेंट से मैच करेगा। यानी 1 से लेकर अगर 8 तक एलिमेंट को उसके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर लगाया जाए तो हर 8वां एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी होगा वो मैच करेगा, यानी एक जैसा प्रॉपर्टी होगा, उसका केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी एक जैसा होगा। अब ये जो नियम था न्यूलैंड्स ने म्यूजिक से लिया। वो कैसे लिया था देखिए, किसी भी म्यूजिक सिस्टम में 7 म्यूजिकल नोट्स होता है, जैसे कि सा रे गा मा पा दा नी, यानी 1 2 3 4 5 6 7 होता है। उसी तरह वेस्टर्न म्यूजिक में भी 7 म्यूजिकल नोट्स है, डू रे मी फा सो ला टी। तो इसी को आधार मानकर न्यूलैंड्स ने एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे है हाइड्रोजन पहला, लिथियम, बेरियम, बेरिलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। उसके बाद फिर क्या आ गया, फ्लोरीन। फिर फ्लोरीन के बाद सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। फिर आ जाता है क्लोरीन। तो इसी तरह से इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जितने भी एलिमेंट है उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में एटॉमिक मास को अगर रखा जाए तो हर 8वां एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी है पहले वाले से मिलता जुलता है। उसी बेस पे इन्होंने एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन कर दिया। तो इसी को कहते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो व्हाट इज द लॉ ऑफ ऑक्टेव? The law of octave state that every 8 element has similar property when element are arranged in increasing order of their atomic mass। यानी जितने भी एलिमेंट है उसको अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में एटॉमिक मास को रखे तो एवरी 8 एलिमेंट का प्रॉपर्टीज सिमिलर होगा, एक जैसा होगा। वही है लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो देखिए, ये जो लॉ ऑफ ऑक्टेव था न्यूलैंड्स का,
इसमें कुछ अच्छाइयाँ भी थी और कुछ खामियाँ भी थी। इस वजह से इसको रिजेक्ट कर दिया गया। इसमें कई सारी खामियाँ भी थी और क्या इसमें अच्छाइयाँ थी वो हम डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करते हैं इसका मेरिट के बारे में, इसमें क्या अच्छाइयाँ थी। पीरियडिसिटी, देखिए पहली बार क्लासिफिकेशन में पीरियडिसिटी आया न्यूलैंड्स के द्वारा। पीरियडिसिटी मतलब क्या होता है, रिपीटेशन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवल इज नोन एज पीरियडिसिटी प्रॉपर्टीज। यानी पीरियडिसिटी, पीरियडिक टेबल हम क्यों कहते हैं, क्योंकि एक रेगुलर इंटरवल के बाद किसी एलिमेंट का जो है प्रॉपर्टी मिलता है, तो इसी वजह से उसको पीरियडिसिटी, पीरियडिक टेबल कहते हैं। तो पहली बार पीरियडिसिटी किसके द्वारा आया, न्यूलैंड्स के द्वारा आया था। यानी इसका हर 8वां एलिमेंट पहले वाले एलिमेंट से मैच करता था, यानी एक रेगुलर इंटरवल पे जो एलिमेंट था उसका प्रॉपर्टी दूसरे एलिमेंट से मिलता था। तो इसी वजह से पहली बार जो पीरियडिसिटी का जो कॉन्सेप्ट आया वो इन्हीं के द्वारा। दिस क्लासिफिकेशन वर्क वेल लाइटर एलिमेंट ओनली अप टू कैल्शियम। यानी ये जो क्लासिफिकेशन था वो बहुत अच्छा था लाइटर एलिमेंट के लिए। कैल्शियम तक का जितना भी एलिमेंट था वहां तक ये क्लासिफिकेशन सही बैठ रहा था। दूसरा जो इसका मेरिट था, दिस क्लासिफिकेशन गिव अस रिलेशन बिटवीन द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट एंड देयर एटॉमिक मास। और तीसरा हम बात करेंगे, इट वाज शोन बाय द क्लासिफिकेशन फॉर द फर्स्ट टाइम दैट देयर एग्जिस्ट ए पीरियडिसिटी इन द प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट। जैसे कि हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो ये तीन चीज जो है ये मेरिट है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव का। उसके बाद लिमिटेशन यानी डिमेरिट क्या था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव का, यानी क्या इसका खामियां था, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहला जो खामियां था, लॉ ऑफ ऑक्टेव वाज एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम, ओनली फॉर लाइटर एलिमेंट्स। यानी ये पूरा का पूरा जो भी एलिमेंट था उसमें ये फिट नहीं बैठ रहा था इसका लॉ। दूसरा जो खामियां था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव का, न्यूलैंड्स एडजस्टेड टू एलिमेंट्स इन द सेम स्लॉट्स CO एंड Ni, यानी कोबाल्ट और निकल को एक ही स्लॉट में रखा था, हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल कोबाल्ट एंड निकल्स विथ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, जिसका प्रॉपर्टी इससे बिल्कुल नहीं मैच खाता था। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन है और उसमें कोबाल्ट और निकल को इसी स्लॉट में रखा था जिसका की प्रॉपर्टी बिल्कुल मैच नहीं खाता था। तीसरा जो खामियां था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव का, अकॉर्डिंग टू द न्यूलैंड्स ओनली 56 एलिमेंट existed in the nature and no more element would be discovered in future। देखिए न्यूलैंड्स के टाइम में 56 एलिमेंट मौजूद था और इसके अनुसार इतना ही एलिमेंट नेचर में एग्जिस्ट करता है, उसके अलावा फ्यूचर में कोई एलिमेंट डिस्कवर नहीं किया जा सकता। तो ये भी एक खामियां था इसके टेबल में। बाद में कई सारे और एलिमेंट्स डिस्कवर हुए जो कि अभी 118 के आसपास है। तो इस सब वजह से न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव को रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद हम बात करेंगे मेंडलीफ लॉ ऑफ पीरियडिक टेबल। देखिए उसके बाद कौन सा पीरियडिक टेबल आया, मेंडलीफ का एक पीरियडिक टेबल आया। अब उसके बाद क्या हुआ, 1869 में एक रशियन केमिस्ट जिनका नाम था डिमिट्री मेंडलीफ, इन्होंने एक पीरियडिक टेबल को पब्लिश किया। ये रशियन साइंटिस्ट थे मेंडलीफ। इन्होंने एक नया पीरियडिक टेबल तैयार किया
जो कि एटॉमिक मास के बेस पे था। He arranged all the 63 elements known at that time in order of relative atomic mass. He put those elements in a group and similar properties. इन्होंने क्या किया, उस समय कितना एलिमेंट था, 63 इसके टाइम में। इन्होंने सारे एलिमेंट को अरेंज किया अपने एक पीरियडिक टेबल्स में जो कि एटॉमिक मास के बेस पे था। अब मेंडलीव का पीरियडिक टेबल क्या था, देखिए। मेंडलीव पीरियडिक लॉ स्टेट दैट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर इन पीरियडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक मास। मेंडलीव के पीरियडिक टेबल के अनुसार जो एलिमेंट का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होता है वो पीरियडिक फंक्शन होता है एटॉमिक मास का। अब देखिए, अब हम बात करेंगे मेंडलीव का पीरियडिक टेबल के बारे में। मेंडलीव के पीरियडिक टेबल में 7 पीरियड और 8 ग्रुप था। 7 पीरियड और 8 ग्रुप्स। यहाँ पे ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है 1 2 3 4 5 6, ये सारे के सारे क्या है, ये पीरियड्स हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारे के सारे ग्रुप्स हैं। तो मेंडलीव ने पीरियडिक टेबल बनाया जिसमें कि ग्रुप और पीरियड्स दोनों था। अब इसमें आपको 6 पीरियड्स दिखाई दे रहा होगा। एक 7वां पीरियड्स भी होता है, वो उस टाइम में वैकेंट था। उन्होंने कहा था कि आने वाले टाइम में जो कुछ एलिमेंट्स होगा वो इस पीरियड में आएगा, और वो इनकम्प्लीट पीरियड था। 7वां पीरियड जो था मेंडलीव का वो इनकम्प्लीट पीरियड था। इसी तरह से 7 पीरियड और 8 ग्रुप था, और लास्ट में एक ग्रुप और छोड़ दिया था जिसको कहा जाता है 0th ग्रुप, जो कि नोबेल गैस के लिए छोड़ दिया था। यानी मेंडलीव बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी था। इन्होंने एटॉमिक मास के बेस पे इतना बढ़िया पीरियडिक टेबल्स तैयार किया कि उस टाइम ये बहुत ही बढ़िया पीरियडिक टेबल्स था। इन्होंने आने वाले एलिमेंट्स के बारे में भी प्रिडिक्शन कर दिया था कि आने वाले टाइम में कुछ एलिमेंट्स खोजे जाएंगे, और उन्होंने इस पीरियडिक टेबल में उसका जगह भी दे दिया था। यानी पहले से प्रिडिक्शन कर दिया था कि कुछ एलिमेंट और खोजे जाने हैं और उसका जगह ये होगा। जैसे इन्होंने नोबेल्स गैस के लिए एक अलग से ग्रुप छोड़ दिया, 0th ग्रुप, जो कि आने वाले टाइम में कुछ ऐसे एलिमेंट्स होगा जिसका कैरेक्टर जो अभी के नोबेल गैस है उसके समान होगा। अब इस पीरियडिक टेबल में आप देख सकते हैं जितना भी ग्रुप को डिवाइड किया गया है उसमें 2 सब ग्रुप बनाया गया है, ए और बी। ए और बी यानी इस तरह से 7 ग्रुप में इन्होंने ए और बी सब ग्रुप्स बनाए थे, और 8वां में ऐसा नहीं है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं शुरू के जो 3 पीरियड्स हैं उसमें सिंगल एलिमेंट्स है, एक एलिमेंट्स ही मौजूद हैं। उसके बाद इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, एक यहाँ पे एक एलिमेंट, ये इसके लिए सब ग्रुप ए के लिए, और ये सब ग्रुप बी के लिए, ये सब ग्रुप ए के लिए, ये सब ग्रुप बी के लिए। तो इस तरह से एक सेल में 2 एलिमेंट्स इन्होंने लिया था। तो इस पीरियडिक टेबल्स का जो नियम था असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, यानी एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में इन्होंने लिया था, और एलिमेंट को जिस ग्रुप में रखा गया था उस ग्रुप का जो एलिमेंट होता था उसका केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होता था। तो इस तरह से इन्होंने बहुत बढ़िया पीरियडिक टेबल्स डिजाइन किया था मेंडलीव ने। अब थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं मेंडलीव पीरियडिक लॉ के कुछ पॉइंट्स को।
In Mendeleev periodic tables, the elements are arranged in vertical row called groups and horizontal row known as period. यानी वर्टिकल वाला जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया उसको ग्रुप कहते हैं और हॉरिजेंटल वाले को पीरियड्स कहते हैं. There are 8 groups indicate by Roman numbers 1 से 8 तक and the elements belonging to the first 7 groups have been divided into subgroups designed as A and B on the basis of similarities in properties. तो ये हमने डिस्कस कर चुके हैं कि जितने 1 से 7 तक जो ग्रुप्स था उनको सब ग्रुप A और B में डिवाइड किया है और जितने भी इसका सब ग्रुप है एक वाला तो S में जितना भी एलिमेंट है उसका केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी एक जैसा है. B वाले में इसमें केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी एक जैसा था. उसके बाद नोबल गैसेस कुड बी इजीली प्लेस्ड इन सेपरेट ग्रुप्स कॉल्ड जीरो ग्रुप्स. नोबल गैस एलिमेंट हैव जीरो वैलेंसी विदाउट डिस्टर्बिंग द मेन पीरियडिक टेबल. यानी उन्होंने नोबेल गैस के बारे में प्रिडिक्शन कर चुके थे कि एक ऐसा भी एलिमेंट इस तरह का आएगा जिसका वैलेंसी जीरो होगा जो कि अभी का नोबेल गैस जिसे कहते हैं उसके लिए सेपरेट एक ग्रुप बना के छोड़ दिया था जो कि इस पीरियडिक टेबल्स को कोई डिस्टर्ब नहीं करता है. अब हम बात करेंगे मेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियडिक टेबल. मेंडलीव पीरियडिक टेबल्स की क्या अच्छाइयां थी और क्या बुराइयां थी वो दोनों के बारे में हम चर्चा करेंगे. सबसे पहले अच्छाइयां क्या थी मेंडलीव पीरियडिक टेबल्स का उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. पहला, सम गैप वेर लेफ्ट फॉर द अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स लाइक गैलियम, स्कैंडियम, जर्मेनियम. देखिए मेंडलीव पीरियडिक टेबल में बहुत बड़ी खास बात ये था कि मेंडलीव ने अनडिस्कवर्ड एलिमेंट के बारे में भी प्रिडिक्शन कर दिया था और बाद में जब ये एलिमेंट डिस्कवर हुआ तो बिल्कुल उसका प्रॉपर्टी सेम वैसा ही मैच किया जिसका प्रिडिक्शन मेंडलीव ने कर चुका था और उसके लिए अपने टेबल में जगह भी छोड़ दिया था और बाद में जब ये एलिमेंट डिस्कवर हुआ तो उसको उस जगह पे अपना स्थान दिया और उसके बाद वो जो प्रिडिक्ट एलिमेंट था उसको अपने टेबल में उन्होंने जगह भी दिया था, पहले से छोड़ दिया था. तो ये एक बहुत अच्छाई थी उस टेबल की. उसके बाद accommodate noble gas when they were discovered without discover of original arrangement. और नोबेल गैस के लिए एक अलग से ग्रुप छोड़ दिया था कि इस तरह का एलिमेंट डिस्कवर होगा और उसके लिए एक सेपरेट ग्रुप छोड़ दिया था. तो इसलिए जब नोबेल गैस की खोज हुई तो उसका जो पीरियडिक टेबल्स को कोई डिस्टरबेंस नहीं किया, अलग से उनको ग्रुप मिल गया. यानी मेंडलीव कितना इंटेलिजेंट था कि अनडिस्कवर्ड एलिमेंट के बारे में भी बता दिया कि इस तरह का एलिमेंट खोजे जाना था और अपने टेबल भी उसी ढंग से डिजाइन कर लिया था. तो देखिए मेंडलीव ने जो जगह छोड़ा था अनडिस्कवर्ड एलिमेंट के लिए, एक था एका बोरोन, एका एल्युमिनियम, एका सिलिकॉन. जब इसका डिस्कवरी हुआ तो इस एलिमेंट का जो नाम रखा गया स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम. स्कैंडियम एका बोरोन, गैलियम एका एल्युमिनियम और जर्मेनियम एका सिलिकॉन. एका संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है वन, यानी जिसका मतलब होता है वन. तो ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है मेंडलीव पीरियडिक टेबल में एका बोरोन किस एलिमेंट के लिए इंडिकेट किया गया था. तो स्कैंडियम के बारे में, एका एल्युमिनियम किसके लिए, गैलियम के बारे में, एका सिलिकॉन जर्मेनियम के बारे में. तो इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में. उसके बाद हम बात करेंगे लिमिटेशन ऑफ मेंडलीव पीरियडिक टेबल.
यानी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में ऐसा क्या खामियां था जो कि इसको रिजेक्ट कर दिया गया। इतना बढ़िया जब बनाया गया था तो इसको क्यों रिजेक्ट कर दिया गया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लिमिटेशन में। पहला, नो फिक्स पोजीशन फॉर हाइड्रोजन, यानी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन के लिए कोई फिक्स पोजीशन नहीं था, क्योंकि हाइड्रोजन का जो पोजीशन दिया गया था वो अल्कली मेटल्स के साथ दिया था। यानी 17 ग्रुप का जो एलिमेंट होता है इस टाइम में, उसके साथ हाइड्रोजन को रखा गया था, तो इसलिए इसका कोई फिक्स पोजीशन नहीं था। दूसरा, नो प्लेस फॉर आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स के लिए मेंडलीव पीरियोडिक टेबल्स में कोई जगह नहीं था। पोजीशन ऑफ आइसोटोप वेयर नॉट डिसाइडेड। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स है जिसका एटॉमिक मास अलग अलग है, यानी क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। अगर ये टेबल एटॉमिक मास के ऑर्डर में अगर था तो आइसोटॉप्स इसको डिस्टर्ब कर सकता है, क्योंकि एक ही एलिमेंट का 2 आइसोटॉप्स 3 आइसोटॉप्स होता है जिसका अलग अलग मास होता है। तो इस वजह से आइसोटॉप्स के बारे में ऐसा कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था, कोई जिक्र नहीं था, कोई जगह नहीं था उस टेबल में। एक तो ये खामियां था। उसके बाद जैसे कि जानते हैं कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल क्या था, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मास, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मास के बेस पे मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल्स था। यानी पहले कम एटॉमिक मास वाला एलिमेंट होगा, उसके बाद अधिक एटॉमिक मास वाला एलिमेंट होगा। लेकिन कुछ जगह ऐसा देखा गया कि पहले अधिक एटॉमिक मास वाला एलिमेंट शुरू में था और बाद में कम मास वाला था। जैसे कि AR में एटॉमिक मास इसका 39.9 था और K एटॉमिक मास 39.1 है। तो इस हिसाब से पहले कौन आना चाहिए, ये K ये वाला आना चाहिए और बाद में ये आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पहले जो था वो ये आया और बाद में ये वाला एलिमेंट आया। तो यानी जो एटॉमिक मास का जो इंक्रीजिंग ऑर्डर था तो कुछ जगह इसका वायलेंट हो रहा था, लेकिन कुछ जगह जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो एटॉमिक मास चल रहा था उसका जो है यहाँ पे नियम लागू नहीं हो रहा था उसके पीरियोडिक टेबल में। तो इस वजह से ये एक खामी था। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में कोबाल्ट एटॉमिक मास जो है उसका 58.9 है और दूसरा एलिमेंट निकल जिसका एटॉमिक मास 58.7 है। यानी इसका एटॉमिक मास कम है, तो पीरियोडिक टेबल में इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से पहले कौन आना चाहिए, ये निकल आना चाहिए। लेकिन उस टेबल में पहले कौन आया है, कोबाल्ट आया है और बाद में निकल आया है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले कोबाल्ट उसके बाद निकल आया है। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो एटॉमिक मास का जो नियम था मेंडलीव के हिसाब से, वो ऐसा यहाँ पे नहीं हो रहा था। यानी उन्हीं के कहे गए नियम इस पे लागू नहीं हो रहा था और इसके लिए इन्होंने कोई जस्टिफिकेशन नहीं दिया। उसके बाद जो एक खामियां था कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में मेंडलीव के अनुसार सेम ग्रुप का जो एलिमेंट है उसका केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी एक जैसा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिथियम है, पोटेशियम है और सेम इसी ग्रुप में क्या है, कॉपर है, Ag सिल्वर है और गोल्ड है, जो कि इनसे इसका प्रॉपर्टी बिल्कुल मैच नहीं खाता है और इसी ग्रुप में इसको रखा गया था। तो इस वजह से एक खामियां ये भी था कि सेम ग्रुप का जो भी एलिमेंट था उसका केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग था, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था।
उसके बाद जो एक खामियां था कि सिमिलर प्रॉपर्टी हैव बीन प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप, यानी कुछ एलिमेंट ऐसे थे जिसका प्रॉपर्टी सिमिलर था लेकिन उसको सेम ग्रुप में नहीं रखा गया था। एग्जाम्पल्स के लिए कॉपर और मरकरी का जो प्रॉपर्टीज था वो लगभग में मिलता जुलता था, लेकिन कॉपर को 1B में रखा गया था और मरकरी को 2B में रखा गया था। तो ये भी एक खामियां था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में, और इस सब के लिए मेंडलीव ने कोई जस्टिफिकेशन नहीं छोड़ा था, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था ऐसा क्यों उन्होंने किया था। इसी सब वजह से मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल्स को रिजेक्ट कर दिया जाता है। उसके बाद नया पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स आता है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और दूसरों तक शेयर करें। अगर कुछ पूछना हो तो प्लीज कमेंट करें। थैंक यू।